हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का टॉपिक सर्कल उसको डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सर्कल्स की, आई ट्राई कि मैं सारी कवर कर दूं इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में मैंने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी एंड आई नो कि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, बट मैंने ऑलमोस्ट सारी उसमें प्रॉपर्टीज़ कवर कर दी थी। एंड लेट्स स्टार्ट दिस सर्कल टॉपिक। तो सबसे पहले तो सर्कल सर्कल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, ये ई है। सर्कल कुछ ऐसा दिखता है, हम सबको पता है। और ये कुछ सेंटर ओ है, ये रेडियस आर होती है। और अगर कोई पूछ ले कि सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कुछ भी कह लो, लार्जेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या होती है, वो होती है उसकी डायमीटर। डायमीटर होती है विच इज़ इक्वल टू 2r, रेडियस का दुगना होता है वो। एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ये कोई कॉर्ड है ए बी। तो अगर ओ से कोई परपेंडिकुलर जा रहा है तो वो ए बी को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, अगर ये ओ पी कुछ परपेंडिकुलर है, इफ़ ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये जो ओ पी है वो ए बी को दो हिस्सों में बांटेगा। एक ये यहाँ से प्रॉपर्टी निकल आई है। एक ये प्रॉपर्टी होती है कि मान लो ये तुम्हारा सर्कल है और ये दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये इक्वल लेंथ के हैं। जैसे ये ए बी है और ये सी डी है। और अगर ए बी तुम्हारा सी डी के बराबर है और ये कोई सेंटर ओ है, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये और सी डी और ए बी ये दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल सी ओ डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए ओ बी के। ठीक, यहाँ से ये डिड्यूस हुआ, ये दोनों इक्वल हैं, तब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब ये होता है, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ये सर्कल है, अगर दो कोई कॉर्ड हैं वो कहीं बाहर इंटरसेक्ट, जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, तो और ये पी कोई पॉइंट है, इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर ओ है, तो यहाँ एक ये सिचुएशन होगी और एक ये होती है, या तो आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर ये कोई कॉर्ड ए बी है, ए बी, और ये कोई कॉर्ड तुम्हारा सी डी हो गया और ये इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पी पे कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये दोनों में ये सेम चीज़ होल्ड करती है। ठीक, और जिसमें से ये जो पी ए है, पी ए और पी सी तुम्हारा क्या है, पी ए एंड पी सी, इनको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नोन एज सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये सर्कल है और मान लेते हैं ये कोई टेंजेंट गया है, कोई पॉइंट पी है उससे टेंजेंट गया है किसी पॉइंट टी पे। तो ठीक है, और अगर ऐसे करके, ऐसे मान लो अभी टेंजेंट ही है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, अगर ये सेंटर है तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सेंटर से फॉर्म करने वाला जो एंगल है टेंजेंट पे, दैट इज़ 90 डिग्री। और ये याद रखो, ये अगर ये टी है, मान लेते हैं ये इधर से एक्सटेंड हुआ है और ये तुम्हारा आर है, तो तुम्हारा पी टी जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। पी टी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, और यहीं पे ही जैसे ये है, ठीक है, अभी तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई सर्कल है और ऐसे एक तो तुम्हारी टेंजेंट जा रही है और दूसरा एक सीकेंट जा रहा है, यानी ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई टेंजेंट टी पे है और दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए। तो यहाँ से पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए, ये बनता है। ठीक है, इससे ये निकलता है और इससे ये है। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, मैं अगर लिख लूँ तो ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो जैसे मान लो इधर सेम सेगमेंट, यानी अगर एक्स है, ठीक है, मान लो ये गया, ये तुम्हारा वाई हो गया, मान लो ऐसे ये तुम्हारा कुछ जेड हो गया, मान लो ये गया कुछ पी हो गया, तो ये जो तुम्हारा है ए एक्स बी एंगल इक्वल होगा ए वाई बी के, ये इक्वल होगा ए जेड बी के, और एक जेड बी, और ये इक्वल होगा ए पी बी के। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल इक्वल। तो सेम सेगमेंट पे है, या ये ए और बी सेम सेगमेंट पे अगर कोई भी एंगल बना रहे हैं सर्कल में, दैट इज़ कंसिडर्ड इक्वल।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे ये है तुम्हारा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी थी, ठीक, एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं अगर उसको वर्ड्स में लिखूं, वर्ड्स में लिखने से पहले समझा देती हूँ, फिर वर्ड्स में लिख लेंगे। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है और ये बी है, ये कोई सेंटर है ओ। तो पहले तो ये जो है, ये जो सेंटर से सब एंगल बनाएगा, और अगर मान लेते हैं ये कुछ पॉइंट है एक्स और ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है। तो ये तो पहला तो एक रिफ्लेक्स एओबी है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एओबी, रिफ्लेक्स एंगल है ये, एओबी का रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए एक्स बी, ये होता है। अगर मान लो ये थीटा है तो एओबी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 थीटा, ठीक है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इसको, ये तुम्हारा ए बी यहाँ पे कॉर्ड है, तो अगर मैं इसको लिखूँ इसकी प्रॉपर्टी एज अ वर्ड्स में, तो सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय द chord at the center of a circle is twice of that subtended, twice of that subtended at the circumference, ये circumference पे है, और इस ये तुम्हारा सेंटर है which is twice at that at the circumference, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, होपफुली इट इज़ क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा सा, इसको स्टार मार्क कर दूं। और एक ये प्रॉपर्टी थी, और हमने ये वाली देखी थी कि ये सब बराबर होंगे। और कौन सी देखी थी, ये वाली देख चुके हैं, एंड दिस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक। एक ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो ये तुम्हारा सर्कल है और ए बी तुम्हारा डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो वो 90 डिग्री है। यहाँ पे ए बी तुम्हारा क्या है, डाया है, ठीक है। ओ तो तुम्हारा सेंटर हो गया। तो जो, अगर इसको क्या लिख लो, डी लिख लो, तो एंगल ए डी बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, ठीक। जैसे कि ये हमारा सर्कल है और इस पे एक ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है, इंस्क्राइब किया है, ए बी सी और डी। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, और बी प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 180। ऑपोजिट एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो 180 हो जाती है। इसी में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, तो किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। तो मतलब किसी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑपोजिट टू इट एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ये है, इसके ऑपोजिट जो एंगल है उसके बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अगर ये ई है कुछ पॉइंट, तो एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। एक ये प्रॉपर्टी थी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको ए एंगल है, ये सब साइड्स नहीं है, 180, और एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द एडजेसेंट एंगल का ऑपोजिट एंगल, दैट इज दिस, ठीक है। अब तो अब हम बहुत ज़्यादा मॉक में पूछे जाने वाला टॉपिक, दैट इज़ कॉमन टेंजेंट्स, वो डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैं लिख लेती हूँ। कॉमन टेंजेंट्स, दो तरीके के टेंजेंट्स होते हैं, या तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो हम एक काम करते हैं, दो सर्कल बनाते हैं। पहले तो ऐसे करके दो सर्कल्स हैं, मान लेते हैं। इसका कुछ O1 सेंटर है और इसका कुछ O2 सेंटर है, ठीक है। तो अगर टेंजेंट ऐसे जा रहा है, मतलब एक कैसे बताएं यार, विद एक्यूरेट तो बना नहीं है, ऐसे मान लो, ठीक है। और एक तुम्हारा टेंजेंट ये है,
ठीक। और ये तुम्हारा, अगर इसको मैं नाम दे दूँ कुछ पी क्यू और आर एस, तो पी क्यू एंड आर एस ये तुम्हारा डायरेक्ट मैं डीसीटी लिख रही हूँ, डीसीटी का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और अगर ये डायरेक्ट है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ लाइक दिस, अरे यार थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा मेरी ड्राइंग को भी। अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये मान लेते हैं सी है और ये डी है, तो ए बी एंड सी डी आर योर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। टीसीटी का मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। अब हम इसकी जो पूछता क्वेश्चन में है दैट इज़ लेंथ, तो अगर ये R1 मतलब रेडियस इसकी कुछ R1 मान लेते हैं और इसकी R2 मान लेते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर को कुछ मैं O1 O2 की जगह एक काम करती हूँ, इसको C1 ले लेती हूँ, इसको मैं C2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो C1 C2 का होल स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस, अब आएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो बिल्कुल सेम होता है, बस प्लस और माइनस में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। तो आप ऐसे ही याद कर लो कि जैसे C1 C2, तो और यहाँ पे याद मैं लिख देती हूँ C1 C2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज C1 एंड C2। तो C1 C2 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, C1 C2 माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप इतना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मूले में ही खेलता है। फिर यहाँ से तुमको कभी कभी पूछ लेगा कि R1 R2 का वैल्यू बता दो, तो ऐसे करके यू कैन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अब क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट्स वाले आते हैं जो तो स्टेटमेंट जैसे कि क्या होता है कि जब कोई भी दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, पहला सिचुएशन ये है कि ये वाली मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर ये टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, इसका मान लेते हैं सेंटर C1 है, इसका C2 है, तो तुम्हारा C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, और इसका मान लेते हैं रेडियस R1 है, ये R2 है, विच इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा केस ये है कि अगर दो सर्कल्स हैं तुम्हारे, वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे अब इसमें है, पहला वाला केस था, पहले एक काम करते हैं, इस पहले वाले केस को ही प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि अगर जब दो हैं तो कितने तुम्हारे डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसफर टेंजेंट बनेंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा दो तो तुम्हारे डायरेक्ट टेंजेंट बन रहे हैं, ये ऐसे देखो, तो दो तुम्हारे डायरेक्ट टेंजेंट है। तो इस वाले केस में जब ये केस होगा तो इस केस में दो डायरेक्ट टेंजेंट हैं और एक तुम्हारा ट्रांसवर्स हो गया, वन ट्रांसवर्स। डीसीटी और टीसीटी का फुल फॉर्म आई होप आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर कुछ सिचुएशन देखें जिसमें से एक सर्कल ये है, इसको कोई दूसरा सर्कल, छोटा वाला सर्कल, उसको इंटरनली टच कर रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही, एक सेकेंड टच तो करा दे, ऐसे मान लो टच कर रहा है, तो ऐसे केस में कितने पॉसिबल हैं? तो इसमें सिर्फ एक ही टैंजेंट पॉसिबल है, ओनली वन टैंजेंट इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है, C1 अगर ये सेंटर तुम्हारा इसका C2 है एंड दिस इज C1, और ऐसे मतलब रेडियस R1 R2 आप लोग समझ लीजिएगा, ये R1 है इसका रेडियस और इसका R2 है, तो C1 C2 की डिस्टेंस हो जाएगी R1 माइनस का R2, ठीक, ओके। तो इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में ओनली वन टैंजेंट इज पॉसिबल, ओनली वन कॉमन टैंजेंट इस, ये पूछता है कि अगर इंटरनली कट करेगा, टच करेगा, तो कितने कॉमन टैंजेंट्स पॉसिबल हैं, तो सिर्फ इसमें एक पॉसिबल है। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या होता है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये है और ये है, वही है, ये C1 है, ये C2 है, और मतलब वही समझ लो कि R1 रेडियस इसका है, R2 रेडियस इसका है, तो कितने तुम्हारे टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे इसमें? तो यहाँ पे तुम्हारे दो डायरेक्ट टेंजेंट पॉसिबल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस केस में कितने
टेंजेंट्स हैं, 2 डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं है, तो 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक, अगर एक और केस है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है, इसके अंदर दूसरा सर्कल है, ये तुम्हारा C1 है और दिस इज C2। इस केस में तुम्हारे पास एक भी टैंजेंट नहीं है, तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे तो नो टैंजेंट इंटरनली है, तो नो टैंजेंट पॉसिबल, नो टैंजेंट पॉसिबल। और इसमें C1 C2 की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, ये कम है R1 माइनस R2 के। ठीक है, और एक और केस होता है, वो केस ये होता है कि दो सर्कल्स हैं, जैसे ये सर्कल है जो हमने बिल्कुल समझाने पे स्टार्टिंग पे बताया था, एक ये सर्कल है और ये कोई सर्कल है। ठीक है, तो इस केस में कितने तुम्हारे टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, 1 2 तो डायरेक्ट हो गए और 2 ट्रांसवर्स हो गए। तो यहाँ पे इस केस में कितने हैं, 2 डायरेक्ट हैं और 2 ट्रांसवर्स हैं। और अगर ये सेंटर C1 है और ये C2 है, रेडियस R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पे C1 C2 की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है R1 प्लस R2 के कंपैरिजन में। मतलब R1 R2 जो होगा वो कम होगा C1 C2 से, यानी C1 C2 ज़्यादा होगा R1 R2 के। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं जब, बिकॉज ये प्री में भी आते हैं और हम इसको बहुत ही जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बस याद रखिएगा कि कैसे डायग्राम बनेगा, तो आप आराम से इसके टेंजेंट्स कर ले जाओगे, कितने टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मुझे याद है कि मेंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई 2 सर्कल हैं, सर्कल के अंदर सर्कल है, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिया गया था। बट वही है कि इसमें आप गलत भी कर सकते हो, वैसे 0 टेंजेंट पॉसिबल है, बट ऑप्शंस में 1 था, 2 था, 3 था, तो अगर आप स्ट्रेस में हो और रश में हो तो आप गलत कर सकते हो ये। तो एक सेगमेंट थ्योरम होता है, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या होता है बेसिकली, तो इसको हम एक फिगर से ही समझते हैं क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आ जाता है। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट कुछ पी क्यू है और सर्कल है, और AC तुम्हारा कोई कॉर्ड है, और यहीं से जो तुम्हारा एक और गया है, दैट इज़ ये इसको कट कर रहा है, या मान लो टेंजेंट B पे कट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में इसको और अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ तो ये वाला जो एंगल होता है, अगर इसको x ले लूँ तो ये x ये बराबर होता है, यानी BAC एंगल है वो बराबर है एंगल CBQ के। ठीक है, जो BAC एंगल है वो CBQ के बराबर, मतलब एंगल बिटवीन द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है पासिंग थ्रू द टेंजेंट, टेंजेंट से जो कॉर्ड पास कर रही है, एंड द टेंजेंट इस पॉइंट से जो कॉर्ड पास कर रही है उसके बीच का जो एंगल है वो बराबर होता है जो एंगल सबटेंड कर रहा है कॉर्ड किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, जैसे ये इसके बराबर है, वैसे अगर ये कुछ y है तो ये इसके बराबर होगा, यानी एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABP। ठीक है, तो बस यहाँ से इतना याद रखो, कभी भी फिगर ऐसा दिख जाए तो वो उसके बराबर होगा, क्योंकि ये दिखता है फिगर्स में और हम देख नहीं पाते हैं इसको, वो हमारी नज़रों का धोखा समझ लो। तो हमेशा याद रखो इसके ऑपोजिट ये बराबर है, इसके ऑपोजिट ये बराबर है। एक और थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्टॉलमीज थ्योरम। तो जैसे कि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैं बना लेती हूँ ऐसे करके कुछ, ये तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ABC और D। ठीक है, तो ये अगर ऐसे कुछ गया है, कट कर रहा है, तो ऐसे में AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD इज इक्वल टू AC इंटू BD, AC इंटू BD। हाँ ठीक, ये होता है प्टॉलमीज थ्योरम। मतलब कह रहा है कि ये जो AC है, AC इंटू
सॉरी ए बी इंटू सी डी, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इनके जो डायगनल्स हैं यानी बी डी इंटू ए सी के बराबर होगा। होपफुली ये आप, वैसे तो ये अभी तक पूछा नहीं गया है बट इनका भरोसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं ये। अब जैसे कि एक नया ट्रिक होता है जो मैंने आप लोग से ही सीखा है बेसिकली। तो जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सेंटर ओ है, ये कोई ओ सेंटर है। तो जैसे ये अगर दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी और इनकी मान लेते लेंथ कुछ एक्स है और ये वाई है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो ऐसे में, और ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं और ये ऑपोजिट साइड्स में है, तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये तुम्हारा अगर लेंथ तो तुम्हारी एक्स वाई है, अगर इसको मान लो कुछ क्या मान सकते हो पी क्यू, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स कितना हो जाता है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू। और अगर वही चीज़ जो ए बी और सी डी हैं अगर ऑपोजिट साइड्स में है, तब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी उनका लेंथ ये x है और ये y है, तब तुम्हारा ये अगर p है और ये q है, तो पी क्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ x माइनस वाई अपॉन टू। ठीक ठीक। नेक्स्ट ऐसे होता है कि कभी क्वेश्चन में आता है कि ये हमारे पास तीन सर्कल्स हैं, आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, उनके बीच के एरिया को एनक्लोज जो है, जैसे ये है, और हमको अगर ये निकालना हो ये एरिया, तो पहले तो ये सेंटर जो है, आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, अगर ये सेंटर तुम्हारा ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी तुम्हारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, यानी ये 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा और ये 60 होगा। तो अगर हमें एंक्लोज्ड एरिया, इसका एरिया निकालना है, तो पहले तो याद करने से बेटर है कि हम इसको वैसे ही रिड्यूस कर लें। तो इसका क्या होगा कि इस ट्राइंगल का एरिया मतलब √3/4, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, क्योंकि अगर ये पूरा ए है, ए और ए साइड उसकी ए है, माइनस का, अब कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लो, 60/360 पाए ए का स्क्वायर, सॉरी a/2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर साइड पूरी a है तो इसका रेडियस तुम्हारा a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अगर इसको और काटें अगर, तो 1 6 और 2, तो और अगर करें √3/4 a स्क्वायर माइनस का π/2 a स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा। हालांकि मैं फिर भी आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप इसको फॉर्मूले से निकाल लो, विदाउट इसको लर्न मत करना, बस आई हैव टोल्ड यू कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सेक्टर वाला जो ये जो सेक्टर है, ये पहले तो एक इस ट्राइंगल में से हमको इन सेक्टर्स का एरिया हटाना होगा, तो उसको 3 सेक्टर्स हैं टोटल, और कितना एरिया होगा उसका 60/360 इंटू, अगर ये पूरी साइड ए है तो ये तुम्हारा a/2 होगा। ए क्या है, ए तुम्हारा कितना है 2r के बराबर है, ये याद रखना, जो साइड है ए दैट इज़ इक्वल टू 2r, रेडियस इसका r है, रेडियस इज r, आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, रेडियस r है और ये आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, आइडेंटिकल सर्कल्स। तो इसको आप इधर से निकाल लेना, ठीक है, सेगमेंट से बस माइनस करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, क्या इसको आप वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो जो अब मैं बताने वाली हूँ। जैसे ये कोई सर्कल है और मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे लाइक दिस एंड दिस, ये है तुम्हारा, मान लेते हैं ए बी सी और डी, और ये मान लेते टच कर रहा है क्यू पे, ये कर रहा है एल पे, ये एन पे कर रहा है और ये एम पे कर रहा है, ठीक। तो इसमें आप ये याद रखो कि इसका जो प्रॉपर्टी निकल के आती, जैसे अब ये जो है वो इसके बराबर होगा, ये तुम्हारा इसके बराबर होगा, और ये तुम्हारा इसके बराबर होगा, और अगर इसकी बात करोगे तो इसके बराबर होगा, इतना, क्योंकि कभी कभी ऐसे फिगर्स पूछ लेता है, तो आप यहाँ पे टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के आराम से रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ऑपोजिट वाला, ठीक है, एक ही हो गया।
सो होपफुली मैंने अब ऑलमोस्ट सारे मतलब सर्कल का डिस्कस कर लिया आप लोगों से, सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थी। तो ट्रायंगल हमारा हो गया और सर्कल भी हो गया है। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मैं वो पॉलीगॉन टॉपिक कवर करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि बहुत छोटा होगा, उसमें कुछ है नहीं, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का ही बस फॉर्मूला बताना है उसमें। तो वो मैं कवर करा दूंगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।